नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। आप सब बखूबी जानते हैं कि नगर का चुनाव, अररिया नगर परिषद का चुनाव बहुत करीब है, बहुत जल्द होने वाला है। लोगों ने अपना बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। आप शहर में देखते होंगे जगह जगह पे अलग अलग कैंडिडेट के बैनर लगे हुए हैं और चुनाव का अभी घोषणा नहीं हुआ है। हालांकि घोषणा होना अभी बाकी है। हो सकता है कि अप्रैल के बाद मई में चुनाव हो जाए। ऐसे में बहुत सारे चेयरमैन के प्रत्याशी आ रहे हैं और अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोग मेहनत कर रहे हैं, वोटरों के पास जा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी अच्छाई लोगों के सामने रख रहे हैं। इस बार आप सबको पता है कि चेयरमैन का जो पहले वोट होता था, पहले चुनाव होता था, वो वार्ड पार्षद लोग चेयरमैन को चुनते थे और इसमें बहुत सारे पैसे का भी खेल हुआ करता था। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। सरकार ने कहा है कि इस बार जो चेयरमैन होंगे नगर के, वो उनको जनता चुनेगी। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जनता चुनेगी। तो मैं इसी सिलसिले में आज जानने आया हूं संजय अकेला जी से कि वार्ड पार्षद 20 साल रहे हैं ये और अब चेयरमैन की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चेयरमैन बनने के बाद अगर चेयरमैन के लिए इनको लोग पसंद करते हैं तो इनका क्या मोटो होगा, क्या अररिया के लिए क्या रोड मैप तैयार होगा, किन किन चीज़ों पे काम होना बाकी है अररिया में जो अभी तक नहीं हुआ है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सन सिटी न्यूज़ में आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप 20 साल से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद भी रहे हैं। आप 15 में रहते हैं लेकिन 16 में अभी वार्ड पार्षद हैं। आप लोग इतना पसंद करते हैं आपको। सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या रीज़न है जो लोग आपको इतना आप पे भरोसा करते हैं, आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह बात है कि आजकल राजनीति का जो है अलग समझिए, मैंने उसका मैंने उदाहरण है कि आप लोगों को मतदाता के रूप में मत देखिए। जितने मतदाता हैं उनको अपना परिवार के रूप में देखिए कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने 30 साल से जनसेवा में, 20 साल से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति में हूँ और पहली बार मैंने वार्ड नंबर 11 था उसका पार्षद था। उसके बाद वार्ड का बंटवारा हुआ तो फिर हम वार्ड नंबर 16 में हम पार्षद बने और तब से लेके लगातार आज पार्षद प्रतिनिधित्व के रूप में हम जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्षद के रूप में हमने कभी भी किसी जनता को मतदाता नहीं समझा, उसको अपने परिवार का हिस्सा समझा। किसके यहाँ क्या समस्या है, यदि कहीं किसी तरह की कोई समस्या है, यदि मेरे ध्यानाकर्षण में आता है तो मैं उसको तत्क्षण उसमें अपनी दिलचस्पी रखता हूँ। होता है तो आहट लेता हूँ। सबसे मेरा दिल का रिश्ता रहा है। मैं कह सकता हूँ कि लोग मुझे कभी कभी रिफ्यूजी कहते हैं, क्योंकि मेरा अपना घर द्वार नहीं है। मैं 37 साल से अररिया में रह रहा हूँ और अपने बहन भाइयों के यहाँ रह रहा हूँ। और यदि यूँ कहा जाए तो पूरे मेरा वार्ड नंबर 15-16 मेरा घर ही है। कहीं मैं खाना खा लेता हूँ, कहीं नाश्ता कर लेता हूँ, कहीं मुंह धो लेता हूँ, कहीं चाय पी लेता हूँ। सबसे मेरा दिल का रिश्ता है। इसलिए मैंने 2002 से लगातार आज तक लोगों के लाख योजनाबद्ध तरीके से मुझे पछाड़ने का कोशिश किया गया, शिकस्त देने का कोशिश किया गया, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली। चूँकि वार्ड नंबर 15-16 खास करके नगर परिषद परिवार भी, जो नगर परिषद क्षेत्र भी, जहाँ से हमको संबंध है, जहाँ से मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ बेटा बन के, भाई बन के, समझिए, मैं उसके हर सुख दुख में अपनी भागीदारी देता हूँ। इसीलिए शायद लोगों को मुझे परास्त करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए सफलता मुझे, कामयाबी आज तक लगातार मिलती रही है। ये भी जानेंगे संजय भाई कि वार्ड इस बार आप 20 साल से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रहे हैं और इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ने का मूड कैसे बना आपका? देखिए, सबसे पहले कि लगातार जो है ना पार्षद प्रतिनिधित्व करते रहे और पहले की व्यवस्था कुछ अलग थी। पहले धनबल की व्यवस्था थी। लोग, बड़े बड़े लोगों का जो है समझिए वर्चस्व मने दांव पर लगा होता था और उसमें जो है बड़े बड़े लोग ही, रंगदार, जमींदार, ठेकेदार, मालदार ही इस पद को सुशोभित कर सकते थे, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का पद को। और ये व्यवस्था मेरे समझिए ध्यानाकर्षण में मैं लाख चाहता भी तो समझिए उस दौर में, उस प्रतियोगिता में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करता हूँ। ये मेरी पर्ण कुटिया बहन के यहाँ रहता हूँ मैं, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने 20 साल ये किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। आज भी
लोग ऐसा बोलते हैं, यहाँ का जनता जनार्दन बोलते हैं कि उनकी छवि की तरह स्वच्छ छवि शायद किसी प्रत्याशी का नहीं है। भले ही कोई प्रत्याशी मेरे बारे में आलोचना कुछ भी कर रहा हो, अभी इलेक्शन का दौर है, मैं लड़ रहा हूँ, तो पहले की व्यवस्था में मैं अपनी भागीदारी नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में जो मेरे परिकल्पना से परे, इस बार जैसे मैंने देखा कि सरकार की व्यवस्था बदल गई है, अब जनता जनार्दन के हाथ में ताकत दे दी गई है, तो मैंने तत्क्षण उसी दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जनमानस को अपना संदेश भेजा, यदि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो संजय कुमार अकेला भी बन सकते हैं मुख्य पार्षद प्रत्याशी। और दूसरे दिन से ही मैं अपने जो है समझिए इस मुख्य पार्षद प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन से संपर्क करने लगा। क्योंकि अब कोई बात नहीं कि रंगदार, जमींदार, ठेकेदार, मालदार ही बनेंगे। यदि जनता के दिल को हम जीतने का यदि मुझे क्षमता है, जनता यदि चाहेगी कि हम माने एक स्वच्छ छवि को नेतृत्व दिया जाए, तो निश्चित उस दौर में मैं सबसे आगे होऊंगा। तभी मेरा मनोबल जो है बढ़ा और मैं अपनी आत्मबल लेके जनता का आशीर्वाद पाने के लिए अपनी द्विचक्र वाहन यानी साइकिल से जो है जनता का आशीर्वाद लेने निकल पड़ा। तभी मेरी मनसा आई कि अब जनता चाह ले तो मैं भी बन सकता हूँ मुख्य पार्षद प्रत्याशी, मैं भी कर सकता हूँ, इतिहास रच सकता हूँ विकास के नाम पर अररिया नगर परिषद का। संजय जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, आप एक इस बार जो है चेयरमैन प्रत्याशी के दावेदार हैं, चेयरमैन उम्मीदवार हैं, और जिला अररिया को जिला बने हुए काफ़ी साल हो गए। तब से लेके आज तक जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा था वो वार्ड पार्षद चुनाव किया करते थे, चुना करते थे, लेकिन इस बार जो है जनता के हाथों में है। आप क्या देखते हैं कि इतने सालों में अररिया में क्या विकास हुआ है? चेयरमैन की अगर बात करें, चेयरमैन को क्या विकास करना चाहिए था और क्या अभी तक नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए खान साहब, मैंने जिला बनने के बाद जो भी मुख्य पार्षद बने, चेयरमैन बने, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अररिया की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो उनके ध्यानाकर्षण में या तो नहीं आया या इसके प्रति उनकी उदासीन समझिए मैंने ये रही, मैंने रवैया रही। और जब से मैं पार्षद बना, मैंने मुख्य पार्षद को इस संदर्भ में मैंने आकर्षण भी समझिए ध्यान आकर्षित करवाया कि नहीं ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, और लेकिन उसको नज़रअंदाज करने का काम किया। जब मेरे नज़र में अररिया के सौंदर्यीकरण का सबसे बड़ा कोर जल जमाव की स्थिति है। अररिया यत्र बरसात के मौसम में देखेंगे, तनिक बारिश हो जाने के बाद आप घर से निकलना दुश्वार है, लेकिन नाला बनाया गया है। और उसके बाद भी बरसात के मौसम नहीं भी रहता है, यदि एक आध घंटा बारिश हो गई तो सड़क पर जल जमाव रहता है। नाला, आपने सही कहा, नाला बनाया गया है, करोड़ों का नाला बनाया गया है, लेकिन यार मेरा मानना है वो नाला नहीं, नरक कुंड है। जब सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था हो, पानी कहाँ का पानी कहाँ गिरेगा, पानी जा सकता है वहाँ की नहीं, विपरीत प्रतिक्रिया तो नहीं होती है। पानी हम पूरब भेज रहे हैं, पानी पश्चिम आ रहा है। ऐसी भी हमारे एडीबी चौक के नाला हैं, उसको मिलना चाहिए नदी किनारा। उल्टे पानी जो है जाके एडीबी चौक की आबादी पर पानी जो है सबका अंगना में भर जाता है। अंतिम में जो है लोग वहाँ ट्रैक्टर से मट्टी गिरा के नाला को जाम किए। अरे जिला पदाधिकारी का कार्यालय जो है वहाँ घुटने पर पानी रहता है, पानी जल निकासी का नहीं है। वो जिला के पीएम है, वो जिला के सीएम, वो जिला के मालिक है, वहाँ का तो जल निस्तारण का समस्या समाधान ही नहीं होता। मेरा मानना है कि सबसे पहले अररिया का मास्टर प्लान बनना चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, कहाँ का पानी कहाँ किस वार्ड का कहाँ गिर सकता है, उसके बाद नाले का निर्माण करना चाहिए। यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी आदमी अररिया का विकास चाहता है तो सबसे पहले उसको ड्रेनेज सीवरेज का निर्माण करना होगा, जल की समस्या से निस्तारण मैंने कराना होगा, लोगों को यहाँ निजात दिलाना होगा यहाँ के लोगों को, तभी जो है हम समझिए इससे मैंने निजात पा सकते हैं। दूसरी बात ले लीजिए, अभी आप स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन का रास्ता का हस्र देखिए, चंद्रा चौक से एपीएस जाने वाली सड़क का हस्र देखिए, आप साइकिल से गिर जाएंगे। मैं साइकिल से चल रहा था, मैंने 2 जगह पर जो है गिर गया
समझिए। और ऐसा स्थिति है, तंडोले मंडोले वाली पूरा जो है समझिए स्थिति है, वहाँ आप जा नहीं सकते हैं। आश्रम रोड की स्थिति तो ये है भाई, हमारे नगर परिषद से ये बन रहा था जिसका 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। 10% मेरे ध्यानाकर्षण में है कि पार्षद के अस्वस्थ हो जाने के कारण जो ठेकेदार भी है वह जो है नहीं बन सका, लेकिन वह कैंसिल हो गया, वह पुनः बनेगा। और निश्चित जो है हम लोगों के समझिए विकास में वो ग्रहण है, चाहे स्टेशन वाली रोड हो, चंद्रा चौक वाली रोड हो, बचे हुए आश्रम सड़क हो, समझिए। आजकल की एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था के बारे में हम क्या कहते हैं कि सफल मैंने सक्सेस कार्य है या नहीं है, हमको जो आमदनी उससे आना है वो तो आ जाता है। समझिए आमदनी के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक हैं, हमारे पदाधिकारी भी, हमारे माननीय लोग मुख्य पार्षद भी आमदनी के प्रति ज़्यादा जागरूक है। इसलिए अधिक से अधिक सड़क बन जाना है, वो सफल हो, सक्सेस हो या नहीं हो, अधिक से अधिक नाला बन जाना है, वो सक्सेस हो या नहीं हो, जितने का योजना होगा उसको जो आना है धनराशि वो आएगा। तो इस तरह का खाओ पकाओ वाला अभियान जो है चलता आया। अब कहेंगे कि अकेला जी आप जो 20 साल से थे आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता। बॉस इज ऑलवेज राइट। चेयरमैन मैन होता था, प्रमुख होता था, चेयरपर्सन होता था। यदि संजय अकेला रूठ जाएगा खान साहब को मना लेंगे, खान साहब रूठ जाएगा वेद प्रकाश को मना लेंगे, उनकी गोटी जो है लाल होती रहेगी और बोर्ड चलता रहेगा। लेकिन मूलभूत समस्याएं जो हैं इसका निस्तारण नहीं हुआ। जैसे चांदनी चौक पर हमारी माँ बहन जाती है, वहाँ उसको शौच करने के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार कहती है खुली जगह पर शौच करोगे तो तुम पर जो है FIR होगा, तुम पर जो है मुकदमा दर्ज होगा। आप शौचालय बनाते नहीं हो तो मैं कहाँ शौच करूँ। हमारे माँ बहन वहाँ जाता है, उसको जो है जाती है, उसको जो है शौच करने का कोई जगह नहीं है। बस पड़ाव बस पड़ाव बस पड़ाव अररिया में, अररिया नगर परिषद को अपना एक बस पड़ाव तक नहीं है। अब बस पड़ाव में एक शौचालय नहीं है। पूरे अररिया नगर परिषद को हमारा महादलित टोला है वार्ड नंबर 16 में, वो स्वच्छता प्रदान करती है, लोगों को विभिन्न तरह के रोग से समझिए वो बचाता है साफ सफाई के जरिए। लेकिन उस गांव में बेचारा एगो शौचालय नहीं दिया। हमने कितने बार आवेदन दिया है कि भैया कम से कम वहाँ चलंत शौचालय ही दे दीजिए। जी मैं वहीं पे आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप 20 साल से लगातार आप पार्षद प्रतिनिधि हैं। शौचालय की आप बात करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप गोड़ी चौक से ले लीजिए 0 माइल तक कोई शौचालय नहीं है। हालांकि एक विकास मार्केट में बनाया गया लेकिन वो मेंटेन में नहीं रहता, तो वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। आप बस स्टैंड की बात ले लिया, 20 साल आप भी रहे हैं, आपने कितनी बार उनके पार्षद के साथ बैठ के ये बातें रखी? आप लोग क्या पार्षद आप लोगों की बात नहीं मानते थे कभी? एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि इस बार मैं जब पार्षद था 7 से 12 में, उस समय दोबारा जब मैं चुन के आया था तो बस स्टैंड जहां अभी जो है दिलीप यादव का काउंटर है, वो काउंटर वहीं जो है मॉडर्न शौचालय बना रहे थे। लगभग वो 28 लाख के 32 लाख के लागत से वो शौचालय बनता, जिसका कुर्सी तक मैंने उठा दिया था और उसमें मैं ही पार्षद था। आप जाके वहाँ परीक्षण कर सकते हो, वहाँ के एक बच्चे से पूछ सकते हो। उसमें जो है लगभग 4 शौचालय होता, लेडीज जेंट टॉयलेट होता, बाथरूम होता, ऊपर में टंकी जो है वाटर सप्लाई होता, जो स्वीपर हो उसके रहने के लिए जो है व्यवस्था होती, हर तरह का व्यवस्था। कुर्सी तक बनाया था, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च भी हुआ था उसमें। हमारे उसमें M सर्वनंद थे, हमारे DM साहब, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग जो है वहाँ विरोध कर दिए कि यहाँ जो बगल में शहीद स्थल है और यहाँ जो शौचालय निर्माण नहीं होगा। मेरे लाख अनुनय विनय करने पर भी मैंने अनुरोध किया यहाँ के मैंने एग्जीक्यूटिव से, मुख्य पार्षद से, लेकिन उसने भी कुछ नहीं सुना और वह जो है बनता क्या कुर्सी तक होके वह मैंने समझिए समाप्त हो गई। मैंने ऐसा प्रयास किया, ये मेरे कार्यकाल में ऐसा हो रहा था। आप जाके वहाँ देखो कुर्सी तक बना हुआ है। मैं बड़िया बस स्टैंड को मॉडर्न शौचालय दे रहा था। मेरी मंशा सदैव विकास की रही है, विकास करने की रही है। मैं बार बार महादलित टोला में शौचालय निर्माण के लिए बोल रहा हूँ, बस स्टैंड के बारे में बोल रहा हूँ, बस स्टैंड में बोल रहा हूँ, चांदनी चौक में बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ की रोज़मर्रा के दिनों में हमारी माँ बहनों को बहुत दिक्कत होती है शौच करने के लिए। लेकिन आपको बताते हैं, कापत करूँ श्रृंगार पिया मोर आन्हर है। यदि पति ही मेरा अंधा हो जाए तो पत्नी किस पर श्रृंगार करेगी? यदि पति ही अंधा हो जाए पत्नी किस पर श्रृंगार करेगी? हमारे माननीय
वो बॉस होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी आदरणीय हैं, वो उनके सचिव हैं। जबकि माननीय मुख्य पार्षद के सचिव होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। मैं अभी कह सकता हूं, आप किसी भी पार्षद को पूछ लें, किसी कर्मी को पूछ लें, अभी ऐसा लगता है कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी का सचिव या उससे भी दे दीजिए नीचा हमारे चेयरमैन हैं, वहाँ हम क्या उम्मीद कर सकते हैं विकास का। और मेरे लाख हल्ला करने पर भी, मेरे शोर बचाने पर भी इस तरह की समझिए मैंने लापरवाही दिख रहा है, उदासीनता जो है स्थिति वह लगातार चल रहा है। उतना ही नहीं भैया, ये गरीब लोग HFA में, हाउस फॉर ऑल में अपने घर उजाड़ के बैठे हैं, उसका पेमेंट नहीं जा रहा है। हर टेबल पर 20 दिन रह रहा है उसका फाइल, और जब एडवाइस बन के चला जाता है जब चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव के पास उसके टेबल में, तो वहाँ 2 महीना वह सफ़र करता है। और आपको बताते हैं वास्तविकता, पूछिए यहाँ के लोगों से। मेरे बच्चे का एडमिशन होना है, मैंने जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया। मैं वहीं पे आ रहा था, मैं वहीं आ रहा हूँ जी, आप आइए, मैं सब कुछ कहूँगा। सही देखिए, जन्म प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात करें, जन्म प्रमाण पत्र के लोगों को बहुत चक्कर काटना होता है। आपको स्कूल में बच्चे की एडमिशन करानी है, उसके लिए आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक चक्कर काटनी होती है, वही बहुत मुश्किल से जन्म प्रमाण पत्र बनता है। दूसरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग घर उजाड़ के बैठे हुए हैं, उनको किस्त नहीं मिल पा रहा है, और इतना परेशान होने के बाद जनता क्या करे, कहाँ जाए, बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि ये कुव्यवस्था का आलम है हमारे नगर परिषद में। हम लोग स्वयं चक्कर काट रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं जनता भगवान से, हम लोग जनता जनार्दन से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्यों कि दर्द होगा, वह घर उजाड़ के बैठा हुआ है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो 4000 रुपया महीना भाड़े पर रह रहे हैं। 5 साल 7 साल बीत गया, एक आदमी का आवास पूर्ण नहीं हुआ, अंतिम किस्त बाकी है। कहते हैं कि घर भाई भैया तो लिखाओ, तो ये कलर से लिखाया पीला से, पहले कहता था पत्थर खुदवाओ, अब कहता है पीला में जो है काला अक्षर लिखाओ, उसके बाद कहता है पूरा इसको पुट्टी करो। अरे भैया, सरकार का प्लान है कि गरीब को जिसको छत नहीं है छत दो। इसमें यह नहीं है कि पुट्टी कराओ, कलर भी कराने से हो जाएगा। मने हम बना रहे हैं भैया, सरकार दे रही है, सरकार चाह रही है कि सबको आवास मिले, सबको छत मिले। इसमें जितना भी नियम जो बना रहा है, जिनके चलते सफ़र कर रहा है, ये इन लोगों का मोनोपोली है, ये नगर परिषद का मोनोपोली है, हमारे चेयरमैन का, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी का मोनोपोली है। पार्षद पूरे प्रयासरत हैं, चूँकि पार्षद का संपत्ति भविष्य मुकद्दर जनता भगवान है, जनता जनार्दन है। वो चाहता है कि किस तरह से जनता का काम हो, लेकिन हम भी क्या करेंगे जब हमारे बॉस ही जब वहाँ यदि जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं गेट एग्जीक्यूटिव का, उनके मैंने समझिए चक्कर लगा रहे हैं, तो मेरा जो है छोटा सा प्यादा होता है नगर पार्षद, उसका क्या कहना। मैं कह सकता हूँ कि अररिया में अभी भी लगभग 7008 या समथिंग मैंने HFA आवास जो है स्वीकृत हुआ है, उसमें 2000 भी पूर्ण नहीं हुआ है। एक लाभार्थी 7 साल से इंतज़ार कर रहा है। ये मेरे सामने की बात है। मेरे यहाँ भी ढेर सारी समस्या है, विभिन्न वार्डों में समस्या है। अब तो लोग जिसका स्वीकृत हो गया वो लेना नहीं चाहता कि ना रे बाबा ना, बहुत चक्कर लगाना पड़ेगा भैया, इससे अच्छा है हम अपना झोपड़ी में रहेंगे। समझे, इस तरह का लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। बच्चे का भविष्य सफ़र कर रहा है, जन्म प्रमाण पत्र 6 महीने में नहीं बन रहा है, चक्कर लगाइए टेबल पर पड़ा हुआ है, क्या बताते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी घर ही में CCTV बोला क्या होता है, कौन यंत्र लगा के रखे हैं, रास्ते में हर जगह लगे हैं। 2 शब्द बोलिएगा 10 शब्द जाके वहाँ जो है वो सब कंप्लेन करेंगे। समझिए, हर तरह से थ्रेटनिंग मिल रहा है। समझिए, एक तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, जनता को प्रताड़ित तो कर ही रहा है, साथ साथ पार्षद भी खुश नहीं है, एक भी पार्षद खुश नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब और हमारे जो हैं ये कार्यपालक पदाधिकारी का चोंच में चोंच मिल रहा है, उसमें दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। अब थोड़ा सा उसको लग रहा है कि अब तो मान के 70,000 80,000 जनता के पास जाना होगा मत मांगने के लिए। तो अब पता चला है कि वो हर वार्ड में जनता दरबार लगा रहे हैं, टेंट लगा के, और कह रहे हैं तुम्हारी क्या समस्या है, आप हमको कहो, इमीडिएट निस्तारण करेंगे। हे माननीय मुख्य पार्षद महोदय, इससे पहले 5 साल जनता आपके यहाँ दरबारी करते करते थक गया, चूर चूर हो गया। अब जब उनके मत की बारी आई, आपको घर घर जाना होगा, तो आप जनता दरबार लगाते हो। सिर्फ अपने दरबार में जनता का दर्द सुन लेते
तो हर जगह जगह जनता दरबार लगाकर जो है उसके समस्या निस्तारण करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सब मैं और बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ LED 4.5 साल पहले EESL को समझिए कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे दिया। लेकिन लोगों का कहना यह है कि इलेक्शन जो आया है ना, इसलिए LED लाइट दिया जा रहा है वार्डों को, इससे पहले भी दे सकते थे, लेकिन जनता इसको दूसरे नजरिए से देख रही है। मैं स्वयं कह रहा हूँ, मैंने कहा था आज से लगभग 2 महीना पहले 3 महीना पहले कि चेयरमैन अपने वार्ड में जो है 300 LED लगाए, हर पोर्ट पर लगा दिए, बचे हुए 28 वार्ड समझिए मैंने अंधकार का दंश झेल रहा था। तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पत्रकार लोग हमारे सम्मानित मैंने राष्ट्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों से हम लोगों ने संपर्क किया और कहा कि इस तरह का जो है उसका रवैया है, वो तंग होके इधर अंतिम में जो है एजेंसी को बुलाए और तोरवा के साथ 1100 के 1200 भय पर निकाल। उसके बाद भाई ऐसा लगा कि वो अपने घर से दे रहे हैं। उस दिन दरवाजे पर मेला लगा दिए, 4 आदमी फोटो खींचने के लिए रखे हुए थे, हम लोगों का फोटो खींचा गया। मिला क्या भैया? तो 35 वार्ड का 15, मिला क्या 45 वार्ड का 15, मिला क्या 70 वार्ड का 15, इस तरह से मैंने 12, इस तरह से जो है 42 भयपर दिया। वो 42 भयपर का कहानी सुनाता हूँ। प्रत्येक पोल में भयपर लगना है, ये सरकार का प्लान है, नगर विकास एवं आवास विभाग का ये प्लान है। और EESL को लगाना था, उससे किस तरह का सेटिंग किया हम तो नहीं जानते हैं। हम लोगों से पैड पर लिखा के लिया कि मैं 42 भयपर प्राप्त किया। वो भयपर भैया सिर्फ लाइट वाला वो बल्ब है, उसमें स्टैंड अपना लगाओ, एंगल अपना लगाओ, पेच अपना लगाओ, तार अपना लगाओ, स्विच अपना लगाओ, मजदूरी अपना लगाओ। यानी एक भयपर में हमारा मानना है कि 800 से 1100 रुपया शायद खर्च होगा। यानी अभी जो है हमारे तरफ बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी अब लो भैया 40,000 रुपया उसमें खर्च करो, और पूरे हाईलाइट किए हुए हैं उसको भयपर दिया, भयपर दिया, भयपर दिया। क्या दिया? ऊँट के मुंह में जीरा और बेवकूफ़ के मुंह में खीरा। 450 पोल है और वहाँ 40 भयपर क्या करेगा? अब तक तो 4 साल से मार भी की हो भैया, अब जनता से भी मार खिलाने का पूरे व्यवस्था है। अब जनता कह रही मेरे पोल में दो, वहाँ पोल में दो, वहाँ पोल में दो। घर से 1,000 रुपया खर्चा करो और 1,000 गाली भी सुनो जनता का। यानी हम लोगों के बर्बादी का पूरा जो है एकदम प्लान बना है, योजनाबद्ध तरीके से। पार्षद हो या जो भी मुख्य पार्षद के लिए लड़ेगा उसको जो है प्रताड़ित करने का ये प्लान है। और मैं कहना चाहता हूँ वो अपने हैंड में रखे हैं 3,000 भयपर। जनता का दर्द सुनेंगे, बोलेगा कि चेयरमैन साहब यहाँ जो भयपर दीजिएगा, जाइए हो जाएगा। आवास नहीं कट रहा, ठीक है हो जाएगा। अभी जनता दरबार लगा के वो समस्या सुन रहे हैं, क्योंकि उसको जनता का वोट मांगना है। अभी वो हर दिल अजीज हो गए हैं कुछ दिनों के लिए। इससे पहले क्या नाम दें उसको, क्या संज्ञा दें? जो गरीबों का शोषण किया है समझिए पदाधिकारी और हमारे माननीय मुख्य पार्षद मिलके, ऐसी बहुत सारे समस्याएं हैं। मैं कहना चाहता हूँ जीर्णोद्धार, अभी जो सब्दागिरी का निर्माण हुआ था बनने से पहले उजड़ गया, बनने से पहले उजड़ गया। आज तक एक भी शव का वहाँ जो ये नहीं हुआ है, दाह संस्कार नहीं है, वहाँ तक बरसात में आप जा नहीं सकते हैं। तो ये नगर प्रशासन की उदासीन रवैया ही है। विभिन्न तरह की समस्याएं हैं यहाँ जो है। वृद्ध लोगों के लिए टहलने का कोई जगह नहीं है। अतिक्रमण इंक्रोचमेंट, आज जो है हमारे गरीब लोग जिसको सरकार जो है उसको कार्ड भी बना के दी है, परिचय पत्र बना के दी है। आज जो है यहाँ भैया 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया खर्चा करके दुकान तैयार करता है, फिर आता है तो उधर से बुलडोजर चला देता है, फिर उजाड़ देता है। कुछ कहता है तो 1,500, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया। दो एकदम गरीब आदमी है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, लेकिन उसको दर्द को सुनने का काम नहीं किया जा रहा है। उसको उजाड़ने का जो भी तंत्र लगेगा, चाहे वो इंक्रोचमेंट को अपना बहाना बना के या और कुछ जो है गलत जगह पर लगाए, अतिक्रमण लगाए हैं, उसमें पेनल्टी काट कर उसको प्रताड़ित करना है, उसको रोटी को बर्बाद करना है। हम ये कहना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को उजाड़ते हो, हटाते हो, तो नगर परिषद की जिम्मेदारी है उसको व्यवस्थित करने का। नगर परिषद क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसको व्यवस्थित करने का, उसको सही जीवन यापन निर्वहन करने का, साफ सफाई का, पथ प्रकाश का, उसको सही जगह शौच त्याग करने का, समझिए उसको हर व्यवस्था प्रदान करिए। तो आप माननीय हैं, आदरणीय हैं। मैं कह सकता हूँ विभिन्न क्षेत्र में
यहाँ नगर प्रशासन और हमारे माननीय मुख्य पार्षद का रवैया वो निराशाजनक रहा है, उदासीन रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप मुझे वोट दो। यदि जनता जनार्दन को, यदि जनता भगवान को लगता है कि 30 साल का जन सेवा है, आज तक चुनाव नहीं हारे हैं संजय अकेला, यदि छवि उनको लगता है कि दागदार नहीं, तो एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं जनता भगवान से, जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं, उनकी जो भी समस्या होगी, छोटी से बड़ी, होगा, आहट लेंगे। मेरी औकात, मेरी पूंजी, मेरा मुकद्दर, मेरा हर कुछ यहाँ का जनता भगवान पहले भी था और आज भी है। आज भी मेरे पास पैसे नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, धनबल वाले। यहाँ तो 1,000 रुपया रोज पर जो है युवाओं को लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं प्रचार करने के लिए। मेरी टिमटिमाता दिया की तरह मेरी ये साइकिल, वो पेट्रोल जलाते हैं पूरा काफिला में। मैं अपना खून जला के, अपनी छवि के भरोसे, अपने आत्मबल से जनता भगवान के पास आशीर्वाद यात्रा में निकला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दो। यदि आपको लगता है कि मैं नेतृत्व निर्वहन करने की क्षमता है मुझ में, मुझे बनना चाहिए। 20 साल से 30 साल से सेवा में हूँ। 20 साल से जो है लगातार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अभी हम लोगों के लिए व्यवस्था आई है, लगता है कि मेरा छवि अच्छा है, मैं एक सही जनसेवक हूँ, तो जनता को हर चीज़ से ऊपर उठकर आदरणीय जनता को मौका देना चाहिए। मैं जनता जनार्दन को बार बार कह रहा हूँ, आप धनबल की आंधी में 5 साल के बाद और बरसों बाद आया हुआ यह मौका वो हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। मैं नहीं, कोई भी प्रत्याशी जो स्वच्छ छवि का हो, जमीनी नेता हो, लगातार सजग हो, लगातार सेवा कर रहा हो, ये नहीं कि 5 साल किए सो गए, आज तक इलेक्शन जीते नहीं है और मुख्य पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक जो है बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़े बड़े समझिए धंधा कर रहे हैं, आपको समय नहीं है, उससे जनसेवा के लिए क्या समय निकालोगे। संजय कुमार अकेला फुल टाइमर समाज सेवी, मेरे पास कोई काम नहीं है। 30 साल पहले, 20 साल पहले चाय पत्ती बेचता था, 2 रोजगार भी था। जब से जनसेवा कर रहा हूँ, चाय पत्ती का धंधा भी बंद, फुल टाइम जनसेवा है मेरा। कभी दोपहर का खाना आपके यहाँ खा लेता हूँ, रात का खाना कहीं और खा लेता हूँ, सुबह का नाश्ता कहीं और कर लेता हूँ। ये मेरा दिनचर्या है, नशा है मुझे सेवा करने की। कुछ आप प्रश्न करना चाहेंगे तो करिए। हाँ, करिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अररिया के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? अगर आपको जनता चुनती है एक चेयरमैन के रूप में, तो अररिया में आप क्या देखना चाह रहे हैं? अररिया को किस रूप में देखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने जो समस्या आपको गिनाया, जैसे यहाँ बस पड़ाव की समस्या है, जैसे यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का निर्माण है, मैंने वृद्ध लोगों के लिए टहलने का एक पार्क है, बच्चों को खेलने की व्यवस्था हो, सप्ताहगृह का निर्माण हो, ड्रेनेज सीवरेज के बारे में मैंने कहा ही है। उसके बाद खेल के क्षेत्र में जो युवा या किसी भी जो है, चाहे वो आर्टिस्ट के क्षेत्र में जो युवा संघर्ष करके, कहता है कीचड़ में कमल खिला करते हैं। हमारे शहर में भी नूर तो क्या, कोहिनूर की कमी नहीं है, कलाकारों की कमी नहीं है। वो जिन क्षेत्र में उनकी अभिरुचि रहेगी, उस क्षेत्र में प्रशासनिक मदद लेके, हमारे माननीय लोगों का मदद लेके, अररिया में नहीं है अभी तक। मैंने कला के बारे में कहा कि उसका निर्माण करना वृद्ध लोगों के लिए, समझिए एकदम उनका जो है मानसिक विकास कैसे हो, कैसे उसका जो है जीवन जो है कम से कम उसको लगे किसी तरह से अपने आप में ओछी, समझिए ये महसूस नहीं हो, उसके लिए चाहे वृद्धाश्रम तो है भी, और फिर जो है उसके लिए पार्किंग का व्यवस्था करना। ये सब जो है आपको मैंने जो सड़क के बारे में कहा, वो सब सड़क का समझिए निर्माण करना पहला प्रायोरिटी होगा। और ये बस पड़ाव, ये सब पहले प्रायोरिटी में, प्रथम 1 to 10 में ही आएगा। अभी भी हमारा अररिया लगता है एक छोटा सा कस्बा है, छोटा छोटा मार्केट जो जैसा होता है वैसा ही। इसका कारण है अररिया को हम व्यवस्थित नहीं कर पाए। एक हर कुछ होता है ना, एक जगह होता है कि ये फलना मार्केट, ये चिल्ला मार्केट, यहाँ जो है ऐसा है, ये पार्किंग है। देखिए यहाँ टेम्पू स्टैंड नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। बड़े लोग कोई भी अपना 4 चक्का से निकलेंगे या कहीं रोड पर लगा देते हैं।
जिसके द्वारा जिसके चलते दुर्घटनाएं होती है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो अभी हमारे जो भी हैं, माने मुख्य पार्षद से पहले थे या जो भी पदाधिकारी थे, चाहते तो इसको व्यवस्थित कर देते। मेरी मंशा यही है कि सुशोभित अररिया होगा, सुंदर अररिया होगा। अररिया कस्बा नहीं, यदि छोटे टाउन में, शहर में ही कहेगा अररिया गया था, इतना मज़ा, इतना आया। जबकि चेयरमैन बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट है। ये कानून यहाँ बनाई जाती है, सरकार शहर के लिए व्यवस्था तय की जाती है। यदि नगर परिषद चाहे तो वो सुंदर सा व्यवस्था अररिया को सुसज्जित करने के लिए, अररिया शहर के सौंदर्यीकरण के लिए ये व्यवस्था बना सकती है, तय कर सकती है। आज देखिए, लोग कहते हैं, मैं गया था आरएस, हमारे बहुत सारे माने शुभेच्छुक लोग थे, बोले कि देखिए भाई 2012 के बाद जो है यहाँ खाली ज़मीन का टैक्स लग गया। बहुत लोग कहते हैं कि अदर जो है, समझिए नगर परिषद, नगर निगम में इसकी व्यवस्था नहीं है, यहाँ खाली ज़मीन का टैक्स नहीं लिया जाता है, और यहाँ हमारे यहाँ लिया जाता है खाली ज़मीन का टैक्स। मान गए सरकार यह नियम बनाई या नहीं बनाई, हमार अपनी विचारधारा तो भेज सकते थे। सरकार का गाइडलाइन आया, हम उसको इमीडिएट कार्यान्वयन कर लिए और खाली ज़मीन का टैक्स लेना शुरू कर दिए। बहुत हमारे लोग हैं जो जमहूरियत, जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र समझिए कि इसका जो है, समझिए मैंने इसमें नहीं पा रहे हैं, वो इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहते हैं जमहूरियत में, और नहीं लड़ पा रहे हैं। इतनी ज़मीनें हैं, उसको टैक्स देना होगा, उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख। तो खाली ज़मीन का टैक्स जो लागू हुआ है, यदि मैं आया, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ खाली कानून बना के और उस खाली ज़मीन के टैक्स को मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ मैं अररिया नगर परिषद के लोगों को कि मैं बोर्ड में स्वीकृति लेके सरकार को जनमानस के हित में एक, मतलब समझिए जनहित में एक निर्णय लेके यहाँ से उनसे प्रे करूँगा, आग्रह करूँगा कि खाली ज़मीन के टैक्स को जो है तत्काल समाप्त करने की कृपा किया जाए, चाहे रोक दी जाए, समझिए इसके लिए आग्रह करूंगा। लेकिन ये मंशा होनी चाहिए। उस समय यदि नगर परिषद चाहती तो अभी ऐसा नहीं है कि खाली जमीन का जो है, समझिए टैक्स के जरिए भी करोड़ों करोड़ रुपया का उगाही किया जाता है, लाखों लाख रुपया का उगाही किया जाता है। बहुत लोग अपना टैक्स नहीं कटा पा रहे हैं, बहुत लोग कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह से है, आरएस ही है अररिया के। आरएस मैं जब गया था तो लोग कह रहे थे कि जो है अररिया आरएस के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आरएस के लोगों, आप जानिए अररिया नगर परिषद अररिया है, इसका 1 नंबर से 29 वार्ड को हर चीज़ का बराबर हक मिलेगा। हर वार्ड की जो समस्या हैं प्रायोरिटी देके उसका निस्तारण किया जाएगा। अररिया यदि मुझे मैंने दायित्व मिला यदि मुख्य पार्षद का, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, मेरे नज़र में, मेरे दिल में 1 नंबर का जो जगह होगा 1 नंबर के लिए, वही 29 नंबर का भी जगह होगा। जो समस्या होगी 29 वार्डों की समस्या मेरे लिए निस्तारण का संकल्प होगा, हम निस्तारण करेंगे। देखना, बिगाड़ के डर से ईमान की बातों को मत भूलना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रुपये गांधी की आंधी बहेगी, रुपये गड्डी दिया जाएगा आपको। प्रत्येक वार्ड में 2, 4, 10 ठेकेदार होंगे जो कहेंगे 200 वोट हम दिलाएंगे, 300 वोट हम दिलाएंगे, गरीब तक भी रुपया पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पैसा ले लेना, वह पैसा कमाया हुआ नहीं होगा, लूटा हुआ पैसा रहेगा। लेकिन जो आपको लगे स्वच्छ छवि का है, यदि कोई गरीब प्रत्याशी है, वह चाहे संजय कैलाही हो, इनके मोहब्बत के पैगाम पर कम से कम मोहब्बत के पैगाम को, मोहब्बत की मैंने सुनना, मोहब्बत की बगिया को उजाड़ना नहीं गांधी की आंधी में। नहीं तो कल जाके कोई गरीब का बच्चा हिम्मत नहीं करेगा चुनाव लड़ने का। मेरा तो हिम्मत है, मुझे आपके आशीर्वाद पर भरोसा है। जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक मैं आपके चौखट पर और परमपिता परमेश्वर से कामना यह करता हूं जाके कि आप सही नेतृत्व चुनना, किसी चीज़ में बहना नहीं। जहां तक मेरा संकल्प, मैं जीतूं या हारूं, आपका सेवा करता था, करता हूं, करता ही रहूँगा। और मैं आज सबसे पहले खान साहब, आपने इस नाचीज़ को
दो शब्द समझिए हमारा सुना, और ये मास को जो आप संदेश देंगे, मैं आपके टीम को पूरा शुक्रिया दे रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ। क्यों कि इस गरीब का सुनता कौन है भाई, आप भी तो जानते हो सब जगह व्यवस्था। आप महान हो, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि कम से कम जनमानस के लिए मेरा छोटा सा संदेश के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं अररिया के नगर परिषद के तमाम मतदाता भगवान को यह मैं कह रहा हूँ कि अभी आने वाला समय में ये है, होली है, रमज़ान है, रामनवमी है, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर मजबूती के साथ समाज को एक अच्छा संदेश देना है कि हम में कोई भी विभेद नहीं, हम सब एक हैं। चूँकि यह चुनाव में भी जात पात लोग जो है इसको सामने लाएगा, और मैं कहना चाहता हूँ जात पात से नुकसान सबसे पहले ऐसे समाज सेवी को होता है जो ज़मीनी कार्य करता है, जिसको हर जात का मोहब्बत मिलना चाहिए, हर जात का दुआ मिलना चाहिए, हर जात का मत मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तीनों ये महापर्व जो हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर हर्षोल्लास के साथ मनाइए। हम होली, रमज़ान, रामनवमी में अररिया नगर परिषद के तमाम जनता भगवान को, आदरणीय जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन करते हैं, शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। यदि थोड़ी सी दिल के किसी कॉर्नर पर यदि जगह हो तो मेरे लिए भी जगह रख देना। मेरा उत्थान भी आपसे है, और मेरा अंतिम सांसें भी निकलेगा वो आपसे ही निकलेगा। अररिया मेरा कर्म क्षेत्र है, जन्म तो मेरा किशनगंज जिला में हुआ है, किशनगंज जिला, बहादुर प्रखंड, झिलझिली पंचायत, कुरेला गांव। अररिया 37 साल पहले आया, चाय पत्ती बेचते बेचते एक सड़क छाप आदमी को आपने पार्षद बनाया। मेरी क्षमता जहाँ तक हुई मैंने सेवा देने का प्रयास किया। यदि गलती हो, मैं तमाम नगर परिषद के तमाम जनता से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। हो सकता है मैं ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, भगवान नहीं, मेरे द्वारा भी भूल बस किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करेंगे। आपका जैसा भी रिजल्ट होगा मैं उसको गले से लगाऊंगा, मैं उसको सर से लगाऊंगा, और आपका सेवा करता हूँ, करता ही रहूँगा। नमस्कार, आदाब। आपने देखा मेरी बात हुई संजय अकेला जी से, इन्होंने अपनी बखूबी सारी बातें रखी लोगों के सामने, और मिल भी रहे हैं लोगों से, लोगों के पास जा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले घूम के साइकिल से घूम रहे हैं और लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, और अररिया के बारे में बता रहे हैं क्या विकास होना चाहिए था, इनके आने के बाद क्या बदलेगा। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि चुनाव के बाद क्या परिणाम आता है। उसके बाद हम फिर इनसे मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ मैं अलाउद्दीन खान, सन सिटी न्यूज़, सच आप तक। आपके शहर अररिया में खुल गया है तस्नीम फैमिली शॉप, जहां मिलेगा आपको उचित मूल्य पर शादी विवाह के कपड़े एवं बच्चों के लिए सब कुछ, शेरवानी के साथ पगड़ी भी, कोट पैंट, ब्लेजर, लाछा, ड्रेस मटेरियल, 3 पीस सूट, प्लाजो, क्रेप टॉप, गाउन्स, बुरखा, लेडीज दुपट्टा सहित हर तरह के कपड़े उपलब्ध है। यहाँ आइए, वाईफाई के साथ एसी की सुविधा में आराम से कपड़े खरीदिए, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। हमारा पता है तस्नीम फैमिली शॉप, बर्मा सेल पेट्रोल पंप के बगल में, 0 माइल रोड, अररिया।